लालच की गुल्लक को भरने में मैंने सब कुछ अपना हार दिया। कुछ अधिक पाने की चाह में ना जाने कितने लम्हों को मार दिया। कितने रिश्ते पीछे छूटे, इसका न तनिक आभास हुआ। जब टूटी मेरी गुल्लक तो कितना कुछ खो बैठा, इसका आज एहसास हुआ। इन चमकीले सिक्कों में एक धूल पुरानी दिखती है, जैसे हर सपने के साथ उसकी आस यहाँ पे बिकती है। लालच की कोई सीमा नहीं, ये तो बस एक खाई है। अपनों से बढ़कर कोई बहुमूल्य नहीं, ये बात समझ में आई है। दोस्तों, अपनी इन पंक्तियों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि लालच कभी खत्म नहीं होता। लालसा हमारी कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान 1,000 रुपए कमाता है तो वो लाखों की ख्वाहिशें करने लगता है। जब वो लाखों रुपए पाता है तो वो करोड़ों का सपना देखने लगता है। और जब करोड़पति बन जाता है तो वो अरबपति बनने की कोशिश करने लगता है। हमारी और अधिक पाने का लालच और लालसा कभी खत्म नहीं होती। हाँ दोस्तों, ये सच है कि धन जरूरी होता है। जीवन में पैसे का एक महत्व है, क्योंकि उससे हमें समाज में एक पहचान मिलती है, हमारे जीवन में एक स्थायित्व आता है। पर सभी कुछ छोड़ के इस अंतहीन लालसा की ओर दौड़ पड़ना, ये तो एकदम मूर्खता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करिए, आप पैसा कमाने की कोशिश नहीं करिए। नहीं, आप करिए, बट उसके पीछे पागल मत हो जाइए। सिर्फ एक ही लक्ष्य मत रखिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है सिर्फ पैसा कमाना है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत सा पैसा हो, बहुत सुखी हो, बहुत खुश हो। जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो उसको हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर मेरा पैसा चला गया तो मैं क्या करूंगा। संतुष्टि हमें अंदर से मिलती है दोस्तों, अपने मन से, अपने आसपास के वातावरण से, हमारे संबंधों से, हमारे रिश्तों से। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए आज एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त, विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर खुले। किसी के भी नाम रुपया है। रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हजार उसे दे देंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वो आधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में ना था। वो एक एक जगह पर कई कई दिन ठहर कर वहां के रीति रिवाज, रहन सहन का अध्ययन करना चाहता था और उस पर एक पुस्तक लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी तो बनवानी थी, जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। लाइब्रेरी के लिए वो 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चाचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से ज्यादा का डॉल नहीं है। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल सकते हैं, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथों धेला भी नहीं लगेगा। वो स्वाभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने संसार में कोई स्थान ना निकाल सके तो यहां से प्रस्थान कर जाए। वो बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपया देगा, और वो मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तो साझे में एक टिकट ले लें। सुझाव मुझे भी पसंद आया। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदने जैसा था।
हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी मन तो घबराता ही था, कहीं से कोई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं, कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम ना थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साजा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे, मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साजा नहीं करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया, बोला, नहीं दोस्त, ये बुरी बात है, चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट ले लिया जाए। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज नहीं थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वो अभी जूतियां चटका रहे थे, हमने वही होल्ड कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम बटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारी किसी काम की ना थी। हमसे जितना चाटते बना हमने चाटा, उसका सारा सत्य निकाल दिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह न थी। और आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछ कर एक बड़ा सा गट्टर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए थोड़ी शर्म आती थी। मुझे सभी पहचानते भी थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वो आधे घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिया, उछलता कूदता पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की ना थी, पर ये 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिल गए। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी ख्याल में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी ना था, बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ेगा। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुमने 2 लाख से ज्यादा तो खर्च नहीं करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का, 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपए साली तो हुए, 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होके कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, बेकारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो, जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे ना दे देंगे, पुस्तकालय नहीं बन पाएगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। अरे मैं तो बेजोड़ी बनवाऊंगा, इसका अधिकार तुम्हारे पास है भाई, लेकिन मेरे रुपए में से मैं तुम्हें कुछ ना दूंगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में बड़ी जायदाद है, तुम्हारे सर पर कोई बोझ नहीं, मेरे सर पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा और उसके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में से हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपए सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है, क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर नहीं जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ रुपया जमा हो जाएगा तब वो यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौब भी बना रहेगा। जब तक अच्छी जमानत ना हो, किसी को रुपया नहीं देना चाहिए, चाहे असामी कितना ही भरोसे लायक क्यों ना हो। और जमानत पे रुपए दे ही क्यों, चायदार रहन लिखवा कर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका नहीं रहेगा।
चलो, यह मंजिल भी तय हुई। अब सवाल ये उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम लिखने के लिए बड़ा आग्रह किया कि अगर उसका नाम नहीं रहेगा तो वो टिकट ही नहीं लेगा। मैंने भी कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया, और वो भी बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। खैर, एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती है। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए साए कि कोई सुन ना ले, हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाच बर्दारी में ही बहुत चल बढ़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना, तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना। बंदा तो आजाद रहेगा, अपने मजे से चाहा, जब चाहे उड़ गए और जब चाहे घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सर पे सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक? आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। ना भैया ना, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा सी उम्र किसकी, और लौंडे बनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और वो गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कॉलरा हो गया था। ना भैया, मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई थी। वो विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की। छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चुलबुली सी और बड़ी ही नटखट। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों उसे देखकर चौंक पड़े। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यही बैठे हो, ना कहीं घूमने जाते हो ना तमाशा देखने। जरूर कोई जादू मंत्र जगाते होगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5000 हंटर जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ लाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वो चाटेगा। जरा सी चीज चपड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे देंगी। बस मैं चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की एक बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी, और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य कुंवारियों की दुआ में असर तो होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा और विक्रम ने मुझे। आंखों में ही हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुझसे एक बात कहें, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से नहीं कहेगी। अब की मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा।
बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच में। कुंती को विश्वास ना आया। हमने कस्में खाई। वो नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की, तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई बच सकती थी, पर यह जरा सी बात ना पची। सीधा अंदर भागी और एक ही क्षण में सारे घर में खबर फैल गई। अब जिसे देखिए वह विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चाचा भी, पिता भी। केवल विक्रम की शुभकामना से या किसी और भाव से, कौन जाने। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। अरे घर में इतने आदमियों ने टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ ना मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंगा हो। लड़के को अच्छी बातें तो क्या ही सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो खैर लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर एक दो बार खाना नहीं खाएगा तो आफत ही आ जाएगी। सारा गुस्सा मुझ पर उतरा। इसी की सोबत में लड़का बिगड़ा जाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में से एक घूंट शराब डाली और पी गया। अब गला जल ही रहा था और आंखें लाली थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेध में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुआरा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि को शांत करना पड़ा। और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी। दादा के मना करने पर भी उनको भी मारने दौड़े और आखिर में कैं करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और चाचा छोटे ठाकुर साहब दोनों बड़े ही जड़वादी थे। पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेट के घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा सुनते रहते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वो मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक की लालसा को बुरा कहते हैं। जैसे जैसे लॉटरी का दिन नजदीक आ रहा था, मेरे मन की शांति उड़ी जा रही थी। हमेशा उसी ओर मन टगा रहता। मुझे अपने ही आप अकारण शक होने लगता कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूंगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने तो टिकट में साझा किया ही नहीं, ना ही कोई तहरीर है, ना ही कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूं भी तो कोई फायदा तो है नहीं। अगर उसकी नीयत में खलल आ ही गया है तो वो अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस शख्स से उसे बहुत ही दुख होगा। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए मिले नहीं है। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने मन को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है।
मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता, कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बदनीयती ना होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक ही तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसकी आत्मा की झलक, जिसे वो मजाक की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इस तरह तो मुझे भी अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इससे क्या। अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था। हाँ, मगर है बहुत संभव। 5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये शक रहे ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे बड़ा शकी हो यार, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक शक बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी करने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूली सही। तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, बला से सादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का और इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का जो अवसर मेरे हाथ आएगा, और दुनिया में बदनामी का भय ना हो तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम नहीं होता। मैं बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई महत्व नहीं, उसे लिखकर क्यों समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया है, नहीं तो सादे कागज पर लिखने में क्या मुश्किल हो सकती है। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने लापरवाही से कहा, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत नहीं बदलती? मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है। अरे रहने भी दो, बड़ी नीयत वाले, अच्छों अच्छों को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूं विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला मेरी अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में ही हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी मैत्री ना रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी नहीं सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें, और छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर साहब कोई बात कहते थे। हम दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई और मुट्ठियां बांधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई होने ही वाली है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के भी नाम आए, वो सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सम्मिलित परिवार नहीं। मुझे सजा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। यह व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत से होगा। छोटे ठाकुर साहब बोले, शौक से जाइए अदालत। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध नहीं होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। बड़े ठाकुर साहब बोले, अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है
तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। छोटे ठाकुर बोले, यह आपकी गलती है। इसलिए कि मुझे विश्वास था कि आप मेरे भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हजार की रेस में हार जाएं, तो खानदान उसका जिम्मेदार नहीं होगा। मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। ना आप ब्रह्मा है, ना ही ईश्वर, और ना ही कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्लयुद्ध बस हो नहीं जा रहा है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं, उन्हें समझाइए। जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं, मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत ही बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीबी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे, मैं एक ढेला भी नहीं दूंगा। हम मुरव्वत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से में ज्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है, ना बौद्धिक, ना धार्मिक, ना नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। अरे बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूंगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी, ये चोट कैसे लग गई, किसी से मारपीट तो नहीं हो गई। प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बहुत चोट तो नहीं लगी है। कैसे कहते हो चोट नहीं लगी, सारा हाथ और सिर सूज गया है। कपड़े खून से तर, ये मामला क्या है, कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई। अरे बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी नहीं था। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, अरे लेकिन हुआ क्या, ये क्यों नहीं बतलाते। किसी से मारपीट हुई हो तो मैं थाने में रिपोर्ट करवा दूंगा। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई है साहब, बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, वो आदमियों की सूरत से भी भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वो गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया। वो यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंच गया तो कोई 50 आदमी जमा थे, कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और इतने सब लोगों को देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई, लोग गिरते पड़ते हुए भागने लगे, फुर्र हो गए सारे के सारे, एक भी ना टिका। अकेला मैं घंटा घर की तरफ वही डटे रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया, पहला निशाना सर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है, खोपड़ी बंद आ गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला तक नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वो हाथ में लगा, मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था, बाबा जी गायब हो गए थे। अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूं, मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है, शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। यह निश्चय है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर एक संतोष की झलक दिखाई दी।
फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा जलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा नहीं था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो ही बड़े ठाकुर साहब भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश ले भोजन का प्रबंध करने लगी, त्यों ही छोटे ठाकुर साहब ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से मारते हैं? जोर से तो क्या ही मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देव सा तो डी डॉल है। अब बलवान इतने हैं कि एक घूसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक पत्थर में टैं हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। आज 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर ना पड़े और बेहोश ना हो जाए, वो मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य तो यही है कि आप जितनी ज्यादा चोट खाएंगे, उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़ा कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत नहीं पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आ ही गया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था। अब मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में भी श्रद्धा जागी। हे अनाथों के नाथ, हे दया निधान, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर बस इतना ही कहा, मैं दाखिल जाता हूं, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई की थाल हाथ में लिए घर में से निकले। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा और पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाते, आंख बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर साहब ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्तवत्सल है, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजा समाप्त हुई, आरती भी हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई। अब बड़े ठाकुर साहब ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर साहब ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और फिर मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर साहब ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर साहब श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आया शरण तिहारे, हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे, दया निधान तोरी, गति लखी ना पड़े। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांट डालता हूं। अब रह ही कितनी गई है। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला गया कि देखता हूं कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर साहब सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी जो मिठाई बच रही थी, उसने थाल वही जमीन पर पटका और दौड़ लगाई। और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में ही उठा लिया। अरे मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं है, सभी जय जयकार की आंख लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा
और बोला, बोलो रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहा मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूंगा, बोलो है मंजूर है? बड़े ठाकुर साहब ने उसका हाथ पकड़ा, अरे पहले बताओ तो। ना, यूं नहीं बताऊंगा। छोटे ठाकुर साहब भी बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख, शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरियां चढ़ाई, क्या डाक खाना आपने नहीं देखा है? अच्छा, तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चिल खड़े हो गए। होशो आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका का एक हफ्सी का अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया है। तो उसकी हंसी सुनकर बड़े ठाकुर साहब झल्ला गए और बोले, झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर साहब ने भी पैतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही, वाह। प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहां सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। अरे मार ले गया रे अमेरिका का हफ्सी, अभागा, पिशाच, दुष्ट कहीं का। अब किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर ही टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वही बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा डंडा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़ी ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो यार होटल से कुछ खाना है, घर में तो चूल्हा जलने से रहा। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो लाख गुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वो जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आ गई। जैसे कोई दानी पुरुष छटांग पर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमी को न्योता दे आए, और हमारे घर में एक एक आदमी समझ रहा है कि कि लखपति वही बनेगा। मैं भी ऐसा, हाँ भाई, बात तो यथार्थ में यही है कि हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे, मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब तो हुई थी ना? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो।